ये काम उन्होंने उस वक्त किया होगा जब हम कॉटेज में आ चुके थे और गालिबन उनके तीसरे साथी को इसका इल्म नहीं था। उसने जैसे ही जीप स्टार्ट करने की कोशिश की, ज़ोरदार धमाका हुआ और फिर वही कुछ हुआ जो तुम देख चुकी हो। बात ख़त्म करके मैंने एक बार फिर पीछे मुड़कर देखा। हम तकरीबन 2 मील का फासला तय कर चुके थे, मगर शोले अब भी नज़र आ रहे थे। 2-3 मील का फासला और तय हो गया। हम शहर के नवाह में दाखिल हो चुके थे। सड़क के अतराफ में आलीशान कोठियाँ देखकर मुझे अंदाज़ा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि मकराना बड़ा शहर था। सामने दूर दूर तक जगमगाती रोशनियाँ नज़र आ रही थीं। 1 मिनट रुक जाओ, मैंने एक मोड़ से आगे निकलते ही गाड़ी रुकवा ली। ये शहर में दाखिल होने वाली मरकज़ी सड़क है। हो सकता है आगे कहीं। मैं जुमला मुकम्मल नहीं कर सका क्योंकि उस वक्त फ़िज़ा में सायरन की आवाज़ गूंजने लगी थी। रत्ना ने कार साइड पर रोक ली। उस तरफ थोड़ा बहुत ट्रैफिक भी था। सड़क पर चलने वाली दूसरी गाड़ियां भी या तो रुक गई थीं या साइड पर हो गई थीं। चंद सेकंड बाद ही सामने किसी मोड़ से पुलिस की एक जीप और फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां नमूदार हुईं और चीखती धारती हमारे करीब से गुजर गईं। मेरा ख्याल है किसी ने होटल से टेलीफोन पर पुलिस और फायर ब्रिगेड को इतला दे दी है। मैंने रत्ना की तरफ देखते हुए कहा, इस वक्त मैं ये कह रहा था कि ये शहर में दाखिल होने वाली मरकज़ी सड़क है। हो सकता है आगे कहीं चेकिंग हो रही हो। और अब तो ये बात यकीनी हो गई है। कार को बाईं तरफ वाली सड़क पर मोड़ लो। इस वक्त पुलिस की 2 और गाड़ियां सामने से आती हुई दिखाई दीं। वो गाड़ियां हमारे करीब से गुजर गईं तो रत्ना ने कार को रिवर्स में ले लिया और बाईं तरफ वाली ज़ीली सड़क पर मोड़ दिया। ये शहर का नवाही रिहायशी इलाका था और गालिबन इस इलाके में दौलतमंदों की रिहाइश थी क्योंकि कोठियाँ बहुत शानदार और बड़ी बड़ी थीं। कहीं कहीं दुकानें भी थीं, लेकिन इस वक्त रात के 12 बजने वाले थे और दुकानें बंद हो चुकी थीं। अलबत्ता एक मोड़ पर एक छोटा सा रेस्टोरेंट खुला था जिसमें चंद ही लोग बैठे हुए थे। हमारे लिए सबसे बड़ा मसला इस वक्त इस कार से निजात हासिल करना और किसी महफूज जगह का बंदोबस्त करना था। राकेश मुझे बता चुका था कि उसने हमारे होटल में पहुंचने के थोड़ी देर बाद बेला को टेलीफोन पर हमारे बारे में इतला दे दी थी और बेला फ़ौरन ही जयपुर से रवाना हो गई थी। वो या तो मकराना पहुंच गई होगी और या पहुंचने वाली होगी। उसने ये बात तकरीबन 1 घंटे पहले बताई थी। अगर इस वक्त तक बेला मकराना नहीं पहुंची थी तो अब पहुंच गई होगी और उसे भी होटल में होने वाले धमाकों और उनसे फैलने वाली तबाही का पता चल गया होगा और उसने ये नतीजा अखज़ करने में देर नहीं लगाई होगी कि वो सब कुछ मेरा किया धरा होगा। हो सकता है वो खुद भी होटल पहुंच गई हो। एक बात बहरहाल तय थी कि कुछ ही देर बाद पूरे शहर में चेकिंग शुरू हो जाएगी। होटल, सुराय, गेस्ट हाउसेज, कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी जाएगी जहां अजनबियों के लिए रिहाइश का बंदोबस्त हो सकता है। इसलिए जाहिर है हम किसी ऐसी जगह का बंदोबस्त नहीं कर सकते थे और फौरी तौर पर कार से निजात हासिल करना भी ज़रूरी था। आगे एक बड़ा चौराहा देखकर मैंने रत्ना को कार रोक लेने को कहा। कार को उस गली में मोड़ कर रोक लो। हो सकता है आगे चेकिंग शुरू हो गई हो, लेकिन हम पैदल कहाँ जाएंगे? रत्ना ने कार गली में मोड़ते हुए कहा। वो गली बंगलों के दरमियान थी और इस वक्त सन्नाटा था। रत्ना ने एक जगह कार रोक ली और इंजन बंद कर दिया। हम दोनों आहिस्तगी से दरवाजे खोलकर नीचे उतर आए। चौराहे के अतराफ में कई रेस्तोरां थे और वहाँ खासी रौनक नज़र आ रही थी। एक ऊंची बिल्डिंग पर ऊपर से नीचे तक किसी नाइट क्लब का न्यून साइन भी जगमगा रहा था और वो नाइट क्लब गालिबन इसी बिल्डिंग में वाक़ था। चौराहे पर ट्रैफिक भी रवां था, लेकिन वहाँ किसी किस्म की चेकिंग नहीं हो रही थी। हम चौराहे पर एक तरफ कदरे तारीकी में खड़े इधर उधर देख रहे थे कि कुछ ही दूर एक बस आकर रुकी और कंडक्टर दरवाजे में खड़े होकर टेशन टेशन चिल्लाने लगा।
मेरे ख्याल में इस चौराहे पर स्टेशन जाने वाली कोई सवारी नहीं थी, मगर कंडक्टर बदस्तूर टेशन टेशन चिल्ला रहा था। बस में मुसाफिरों की तादाद ज़्यादा नहीं थी। मैंने रत्ना का हाथ पकड़ा और तेज़ तेज़ कदम उठाता हुआ बस में सवार हो गया। रत्ना एक ऐसी सीट पर बैठ गई जिस पर खिड़की की तरफ एक उधेड़ उम्र औरत बैठी हुई थी। मैं पीछे की एक सीट पर बैठ गया। हम दोनों में पहले ही तय हो चुका था कि अपने अपने टिकट लेंगे और रेलवे स्टेशन के स्टॉप पर उतरेंगे। बस तकरीबन 2 मिनट तक वहां रुकी रही। पहले से बैठे हुए मुसाफिर ड्राइवर और कंडक्टर को बुरा भला कह रहे थे, मगर वो भी पाकिस्तानी बस ड्राइवरों की तरह बेहिस थे। मुसाफिरों को चीखने चिल्लाने का उन पर कोई असर नहीं हो रहा था। मेरी बेचैनी बढ़ रही थी। अगर चेकिंग शुरू हो गई तो बसों को भी नहीं बख्शा जाएगा। ऐसे मामलात में रेलवे स्टेशनों पर अगरचे सबसे पहले और सबसे ज़्यादा तवज्जो दी जाती थी, लेकिन ये एक ऐसी जगह थी जिसके आसपास हम जैसे लोगों को पनाह मिल सकती थी। रेलवे स्टेशन ज़्यादा दूर नहीं था। बस तकरीबन 20 मिनट में वहां पहुंच गई और फिर पता चला कि जयपुर से कोई ट्रेन आने वाली थी जो 3 घंटे लेट थी। हमने प्लेटफार्म पर या मुसाफिर खाने में जाने की हमाकत नहीं की। बस स्टॉप से ज़रा आगे तांगा स्टैंड था। मैं बस से उतरकर इधर उधर देख रहा था कि तेज़ रफ्तारी से आने वाली पुलिस की एक गाड़ी हमसे चंद गज आगे आकर रुक गई और उस गाड़ी से जो लोग उतरे उन्हें देखकर मैं कांप उठा। वो ब्लैक कैट के कमांडोज थे। उनकी तादाद 6 थी। काली पतलून, काली शर्ट और सरों पर काले रुमाल बंधे हुए थे जिनकी ग्रहें पीछे की तरफ थीं। ये ब्लैक कैट्स कमांडोज की वर्दी थी। उन सबके हाथ में ख़तरनाक किस्म की सब मशीन गनें थीं। वो जीप से उतरकर स्टेशन के मरकज़ी गेट की तरफ दौड़े थे। मुझे समझने में देर नहीं लगी कि खेल शुरू हो चुका है। बस से उतरने वाले और पहले खड़े हुए लोग मतहव्विश नज़रों से ब्लैक कैट्स को देख रहे थे। अब फूट लो यहाँ से भाया, कोई गड़बड़ होने वाली है, एक आदमी ने अपने साथी से कहा। वो दोनों हमारे साथ बस से उतरे थे, लेकिन किसी गड़बड़ का एहसास होने पर दोबारा बस में बैठ गए। बस भी फ़ौरन ही हरकत में आ गई और कुछ और लोग भी बस की तरफ लपके थे। इस सूरत हाल से मुझे अंदाज़ा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि ब्लैक कैट्स ने खासी दहशत फैला रखी थी। बस जा चुकी थी। बाकी लोग भी इधर उधर खिसक रहे थे। मैंने तांगा स्टैंड की तरफ देखा। वहाँ 3 तांगे और बग्गियाँ खड़ी थीं। कोचवान एक तरफ बैठकर बीड़ियों के कष्ट लगाते हुए गप्पे हाँक रहे थे और फिर एक कोचवान उठकर अपनी बग्गी में आ गया और घोड़े के आगे से चारे की बोरी उठाकर उसने बग्गी में डाल दी थी। बग्गी जैसे ही स्टैंड से निकली, मैं आगे बढ़ गया। मुझे सामने देखकर कोचवान ने बग्गी रोक ली। मैंने रत्ना को इशारा किया और आगे की सीट पर बैठ गया। रत्ना पीछे बैठ चुकी थी। बग्गी फिर हरकत में आ गई। कोचवान की उम्र 50 से कुछ ऊपर ही रही होगी। मैली सी धोती और कुर्ता था जिसके बटन खुले हुए थे। पैरों में पुरानी सी हवाई चप्पल थी। 3-4 दिन का शेव बढ़ा हुआ था। बाएं कान में चांदी की बाली थी जो कान की लौ में फंसी हुई सी थी। गालिबन ये बाली बचपन में उसे पहनाई गई थी। सर दरमियान से बिल्कुल चिकना और अतराफ में सफ़ेद बालों की झालर थी। उसकी हालत बता रही थी कि उस बग्गी से उसे गालिबन इतनी आमदनी कभी नहीं हुई थी कि अपनी हालत बेहतर बना सकता। उस आमदनी में तो उसका अपना और घोड़े का पेट भी नहीं भरता होगा। बग्गी की हालत भी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। हर तरफ से चूंचराहट की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। कहाँ जाओगे भाया? कोचवान ने पूछा। जहाँ ले जाओ ताऊ, मैंने जवाब दिया। जोधपुर जाने वाली गड्डी 3 घंटे लेट आवेगी। मारे से इतना इंतज़ार नहीं होता। और फिर वो लोग आए गवे हैं ना, काली वर्दी वाले साले हरामी। कोई गड़बड़ ज़रूर होवेगी। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बोला, हम तो घर जा रहत हूँ। आज तो दारू के पैसे भी नहीं हुए। तुम कहाँ जाओगे? जहाँ ले चलो ताऊ। मैंने फिर वही अल्फाज दोहराए। हम तुम्हें दारू भी ले देंगे। असल में हमें भी उस गड्डी का इंतज़ार था
जोधपुर जाने को था, अब नहीं जावेंगे। तुम्हारे परिवार में कितने लोग हैं ताऊ? कितना कमा लेते हो रोज का? परिवार तो उनका होता है जिनका कोई हो, कोचवान ने जवाब दिया। मेरे 2 बेटे थे, दोनों मुझे छोड़कर बम्बई चले गए हीरो बनने के लिए। साले हरामी, अब वहाँ मजूरी करते हैं। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बोला, पत्नी ने ज़िंदगी भर साथ दिया, लेकिन 1 साल पहले वो भी स्वर्ग में चली गई। अकेला हूँ, इस घोड़े के साथ एक खोली में रहता हूँ। पर तुम लोग कौन हो, कहाँ जाओगे? हम भी तुम्हारी तरह दुखी हैं ताऊ। मैंने कहा, हमने अपनी पसंद की शादी की है। मेरे पिता ने हमें घर से निकाल दिया। हम जोधपुर मामा के पास जा रहे थे, मगर गड्डी लेट हो गई और काली वर्दी वाले भी आ गए। हमने सोचा ये हमें भी सतावेंगे, इसलिए स्टेशन से वापस आ गए। अब सोचूं हूँ रात कहाँ गुजारेंगे। जी छोटा क्यों करते हो? कोचवान ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। मैं जो हूँ तुम्हारा ताऊ। मुझे याद आ गया कि जब मैंने तुम्हारी चाची से अपनी मर्ज़ी से ब्याह किया था तो मेरे पिता ने भी हमें घर से निकाल दिया था। हम जयपुर में थे, धक्के खाते हुए यहाँ आ गए और मैंने बग्घी चलाना शुरू कर दी। बड़ी भाग्यवान थी तुम्हारी चाची। मैं दिल ही दिल में मुस्कुरा दिया। उसने भी मुझसे एक रिश्ता जोड़ लिया था और हमारा काम बन गया था। बड़ी मेहरबानी है ताऊ, मैं तुम्हारा शुक्रिया। अरे ताऊ भी कहते हो और शुक्रिया भी अदा करते हो। उसने मेरी बात काट दी। मैं तुम्हारा भतीजा हुआ ना ताऊ, तो यूँ करो। मैंने जेब से 100 रुपये का एक नोट निकाल कर उसकी मुट्ठी में दबा दिया। रास्ते में अपने लिए दारू ले लेना, इनकार मत करना, ये रुपए रख लो। ताऊ ने 100 का नोट मुट्ठी में दबा लिया और फिर एक शराब खाने के सामने बग्घी रोक कर दौड़ता हुआ शराब खाने में घुस गया। वापस आया तो उसके हाथ में देसी शराब की बोतल थी और 100 के नोट में से बचे हुए पैसे कुर्ते के अंदर की जेब में डाल रहा था। बग्घी एक बार फिर चल पड़ी। घोड़ा मरियल सा था और बमुश्किल बग्घी को खींच रहा था। सड़कों पर पुलिस की सरगर्मी बढ़ रही थी। कहीं कहीं ब्लैक कैट्स की गाड़ियां भी दौड़ती हुई नज़र आ रही थीं। मेरे दिल को धड़का सा लगा हुआ था। खदशा था कि किसी जगह भी हमारी बग्घी को ना रोक लिया जाए। बग्घी मुख्तलिफ सड़कों पर होती हुई एक कच्ची आबादी की तरफ निकल आई। आबादी के बाहर एक मंदिर भी था। बग्घी उस मंदिर के करीब से होती हुई पिछली तरफ गई। कच्ची आबादी के आवारा कुत्तों ने कुछ दूर तक बग्घी का पीछा किया, मगर ताऊ की गालियां सुनकर वापस चले गए थे। आबादी से तकरीबन 500 गज दूर 2-3 शिकस्ता सी इमारतें थीं, जिनके अतराफ में दरख्त भी नज़र आ रहे थे। ताऊ ने एक टूटी हुई दीवार से अंदर ले जाकर बग्घी रोक ली। यहाँ लीद की बू साफ महसूस हो रही थी। ताऊ के साथ ही हम भी बग्घी से उतर आए। वो हमें लेकर एक और दीवार के पीछे मुड़ गया। इस तरफ लंबा चौड़ा सहन था, जिसके वसत में गुंजान शाखों वाला एक दरख्त भी नज़र आ रहा था। एक तरफ दारामदा था और 2 कमरे थे। यहाँ अंधेरा इतना था कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। रत्ना ने मेरा हाथ पकड़ लिया। ताऊ ने जेब से चाबियों का गुच्छा निकालकर एक कमरे का ताला खोला और दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। चंद सेकंड बाद ही दिया सिलाई रोशन हुई और उसके थोड़ी देर बाद कमरे में कैरोसिन लैंप की ज़ोरदार रोशनी फैल गई। हम भी कमरे में आ गए। लो भाया, तुम लोग यहाँ बैठ जाओ, मैं घोड़े को खोलकर इसे चारा डाल दूँ। ताऊ कहता हुआ बाहर चला गया। मैं उस कमरे का जायज़ा लेने लगा। खासा बड़ा कमरा था। एक तरफ झलंगा सी चारपाई पड़ी थी, जिस पर बहुत मैला सा बिस्तर बिछा हुआ था। दूसरी तरफ दीवार के साथ खजूर के पत्तों की चटाई बिछी हुई थी, जिस पर चाय का मग्गा, एक थाली और कुछ और चीज़ें पड़ी हुई थीं। एक दीवार पर लगी हुई खूंटी पर 2-3 पुराने कपड़े टंगे हुए थे। मैंने रत्ना की तरफ देखा। वो वहशतज़दा सी नज़रों से मेरी तरफ देख रही थी। मजबूरी है, मैंने मुस्कुराते हुए कंधे उचका दिए। इस वक्त इससे ज़्यादा बेहतर और महफूज जगह मिल भी नहीं सकती थी। कौन सोच सकता था कि हम यहाँ पनाह लिए हुए होंगे। तुम्हारा ताऊ बिल्कुल तो अकेला नहीं होगा, रत्ना बोली। यहाँ बस्ती के लोगों का आना जाना भी होगा। मेरा मतलब है उसके कोई जानने वाले
ये सोचना बाद की बात है। फ़िलहाल तो हम महफूज जगह पर आ गए हैं, बैठ जाओ। मैंने चारपाई की तरफ इशारा किया। रत्ना चारपाई पर बैठी तो अंदर धंस गई। मैं करीब खड़ा इधर उधर देखता रहा। 15-20 मिनट बाद ताऊ वापस आ गया। उसके हाथ में शराब की बोतल भी थी। उसने सरसरी सी नज़रों से हम दोनों की तरफ देखा और चटाई पर बैठकर बोतल खोलते हुए बोला, दारू पियोगे? नहीं ताऊ, मैं दारू नहीं पीता, मैं कहते हुए उसके पास चटाई पर बैठ गया। ताऊ ने बोतल मुंह से लगाकर चंद घूंट भरे और फिर अपनी राम कहानी सुनाने लगा। इससे पहले मैंने ताऊ से वादा ले लिया था कि वो हमारे बारे में अपने जानने वालों और बस्ती वालों को कुछ नहीं बताएगा, और उसने बड़े खुलूस से वादा कर लिया था कि वो दो प्रेमियों को धोखा नहीं देगा। ताऊ ने हमारे बारे में इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा था जो मैं उसे रास्ते में बता चुका था। वो शराब के घूंट भरता रहा और अपनी राम कहानी सुनाता रहा, अपनी प्रेम कहानी, अपने पिता की ज़्यादती की कहानी, औलाद की नाखलकी की कहानी और ज़िंदगी की कठिनाइयों की कहानी। रत्ना झलंगा सी चारपाई पर धसी ऊँघ रही थी। मुझे भी उस बुढ़े की कहानी से सख्त कूफत उठ रही थी, लेकिन मैं सब कुछ सुनने पर मजबूर था। मेरा ख्याल था कि रात इसी तरह गुजर जाएगी, लेकिन 3 बजे के करीब वो उठ गया। वो शराब की आधी बोतल खाली कर चुका था और हैरत की बात थी कि नशे के आसार दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे थे। अब तुम सो जाओ, सवेरे बातें करेंगे, उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा। तुम कहाँ सोओगे ताऊ? मैंने पूछा। मैं बाहर सो जाऊंगा, तुम मेरी फिक्र ना कर भतीजे। उसने झटक कर चटाई एक सिरे से पकड़कर उठा ली। उस पर रखी हुई चीज़ें एक तरफ लुढ़क गईं। इस तरह झटके से चटाई उठाने से धूल भी उड़ी थी। उसने चटाई बाहर बारामदे में बिछा ली, करीब ही बोतल भी रख दी और चटाई पर लेट गया। मैं चंद लम्हे उसकी तरफ देखता रहा और फिर आहिस्तगी से अंदर से दरवाज़ा बंद करके कुंडा चढ़ा दिया। रत्ना ने आंखें खोलकर मेरी तरफ देखा और चारपाई पर एक तरफ को सिरक गई। मैं भी उसके साथ ही लेट गया। चारपाई इस कदर ढीली थी कि रत्ना तकरीबन मेरे ऊपर लद गई थी। मैं आज की रात जाग कर गुजारना चाहता था, मगर नींद मुझ पर गालिब आने लगी और मेरी आंखें खुद ब खुद बंद होती चली गईं। धमाके की आवाज़ सुनकर मेरी आंख खुल गई। मैंने हड़बड़ाकर उठने की कोशिश की, मगर रत्ना मेरे ऊपर लदी हुई थी। मैंने उसे धकेल कर एक तरफ किया और सर झटकते हुए उठने की कोशिश करने लगा। धमाका दरअसल मेरे जहन में हुआ था। हकीकत ये थी कि कमरे का दरवाज़ा धड़धड़ाया जा रहा था। मेरे दिमाग में सनसनाहट सी हो रही थी। मैंने सर झटकते हुए एक बार फिर रत्ना को एक तरफ धकेला और बड़ी मुश्किल से उस झलंगा सी चारपाई से उठने में कामयाब हो सका। रत्ना भी जाग गई थी। इस तरह दरवाज़ा धड़धड़ाए जाने से शायद वो भी कुछ बदहवास हो रही थी और मुतहविश नज़रों से इधर उधर देख रही थी। क्या है? कौन है? आवाज़ उसके हलक से अटक अटक कर निकल रही थी। मैंने होठों पर उंगली रखकर उसे खामोश रहने का इशारा किया और दबे कदमों दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। कमरे में वेंटिलेशन का इंतज़ाम ना होने की वजह से कैरोसिन लैंप का धुआं भरा हुआ था, जिससे घुटन सी हो रही थी। दरवाजे के करीब पहुंचते हुए मैंने जेब से पिस्तौल भी निकाल लिया। जिस अंदाज से दरवाज़ा धड़धड़ाया जा रहा था उससे मुझे कुछ शुबा हो रहा था। मैंने मुड़कर रत्ना की तरफ देखा। वो भी चारपाई से उठकर चारपाई के साथ खड़ी हो गई थी और उसके हाथ में भी पिस्तौल नज़र आ रहा था। दोस्तों, इस किस्त का इख्तिताम यहीं किया जाता है। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह आपसे अगली किस्त में मुलाकात होगी। जब तक अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।